एस्टेट को लेकर बातचीत होगी। निरंजन सर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपने लंच कर लिया होगा। मेरे को पता लगा आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि सिर्फ मैं 10 मिनट सर से लंच के दौरान ही ले सकती हूँ, तो मैंने कहा आप सिर्फ 10 ही मिनट दिलवा दीजिए, 10 मिनट में हमसे बहुत कुछ ले लेंगे उनसे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। निरंजन सर, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पिछली बार तो आपको एफएम ने काफ़ी खुश किया, थोड़ा बहुत, है ना, रियल एस्टेट के लिए सब कुछ ठीक ही था। इस बार क्या उम्मीद करें सर? 2024 के अंदर बाय द वे प्राइजेस भी काफ़ी अच्छे चले हैं। कालरा जी, प्राइसेस तो अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल रियल एस्टेट में तरक्की भी हो रही है। लेकिन कालरा जी, एक चिंताजनक बात, बहुत है बड़ी बात हो गई है। वो है कि लास्ट 16-18 महीने में मैं मेरे जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में कम सेल हुआ है। और वो भी कम कितना हुआ है? लगभग 25% आंकड़े कम दिख रहे हैं। मींस ओवरऑल जो सेल नंबर्स हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के कम हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे 40 साल प्लस में, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। तो ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 12 से 15% आंकड़े बढ़े हुए हैं मिड लेवल हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग में। तो वो वहां बहुत बढ़ोतरी हुई है। एक तो लोग जो हैं वो बड़े घर लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस उनको पैसे लोन दे रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल के भी लोन्स दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन मिल रहे हैं। तो ये सब पूरा फायदेमंद है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में वित्त मंत्री को कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपने सर मेरे दिल की बात छीन ली। मैं आपको बताऊं, मैं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपकी पता है आपके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं सिस्टम पे। उसमें आपने एक टैक्सेशन के बारे में भी बातचीत की थी, वो मैंने कम से कम 10 बार सुना होगा, कम से कम 10 बार सुना होगा। बहुत रियलिटी और बहुत ही अच्छे से आपने सारे टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस को समझाया। सर अफोर्डेबल में फिर वित्त मंत्री क्या कर सकती हैं? डेफिनेशन चेंज कर सकती हैं, आपके लोन्स के अंदर रिबेट कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? अगर आप होते एफएम तो आप क्या करते? इसमें हमने जो सुझाव दिया है वो 3 सुझाव दिए हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग का क्षेत्र में जो रेडी रेकनर और वो सब जो बढ़ा दिया है, उसके कारण वो रेट जो ओवरऑल 45 लाख तक है उनको 1 करोड़ का करने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये सब जो छोटे मकान है उनके भी आंकड़े 45 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। तो उसको एक तो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। नंबर 2, जो इंटरेस्ट डिडक्शन होम लोन्स के हैं वो लगभग 2 लाख 12 साल से वही फिगर पर हम अटके हुए हैं कि इनकम टैक्स में जो टैक्स रिबेट है वो 2 लाख है। हमने काफी साल पहले एक विनती की थी कि इनको बढ़ा के लगभग 5 लाख तक करना चाहिए सालाना। तो वो एक राहत मिल सकता है। और ये जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में हैं उनको वो राहत की बहुत ही आवश्यकता है। तीसरी बात जो है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस लेने की जरूरत है। क्योंकि अब तक क्या हुआ है, जितने भी टाउनशिप्स बन रहे हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए ये जो मिसमैच हो रहा है उसके कारण काफी फंडिंग और ये सिचुएशन काफी चेंजेस आ रहे हैं। और चौथी बात है कि जो पीएमएवाई स्कीम की है वो लगभग अगस्त 23 में पूरा हो गया था। अभी उन्होंने फिर ऐलान किया है, उसको तेजी रफ्तार से इश्यू करनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में कुछ उसके आंकड़े को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 4 सुझाव हमने दिए हैं ये इश्यू के लिए। ठीक है सर, ये होम लोन के फ्रंट पे कुछ और किया जा सकता है? होम लोन के फंड पे जो है आज के तारीख में बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस और वो सब देने को तैयार है। लेकिन उनकी जो आरबीआई की प्रॉब्लम है कि जो लोन्स की रेट्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं कर पा रहे। अब 2 साल 2.5 साल पहले देखें तो हमें होम लोन 6.5% में मिल रहा था। आज के तारीख में
8.5 8.7% पर मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में भी उतना ही वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो जब तक इस पे राहत नहीं होगी, वहां वित्त मंत्री नहीं कर सकते, लेकिन आरबीआई को करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत ही फर्क पड़ जाता है, क्योंकि लगभग 25%, 20 से 25% ईएमआई बढ़ जा रहा है, क्योंकि ब्याज का रेट जो बैंक ले रहे हैं और मोस्टली वो पीएलआई से लिंक्ड है। तो वो जैसे ही बैंक बना आरबीआई उसको कम कर देंगी तो वो भी राहत मिल सकता है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है, ये आरबीआई के हाथ में है और उनको करने की आवश्यकता है। वो भी करने से बहुत ही फर्क पड़ सकता है। निरंजन सर, ये बात तो सारी ठीक है कि जो भी आपने सुझाव दिए हैं, हो सकता है 100% सुझाव ना माने जाएं, कुछ पे गौर किया जाए, कुछ पे एक बार छोड़ भी दिया जाए। इससे कहीं डिमांड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर? क्योंकि कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ है, ये ऑटो में भी दिख रहा है। अभी आप अफोर्डेबिलिटी का भी बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हुआ है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल है, मैनेज हो जाएगा, बाद में फिर ये चैलेंज हो जाएगा। आप कितना मानते हैं कि डिमांड का स्लो डाउन हो सकता है अगर जल्दी एक्शंस नहीं लिए गए तो? देखिए, कालाची, मैं आपको एक क्लियर स्पष्ट कह सकता हूं कि आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट सरकार ने जो 2024 में कम किया, उसके कारण ये नेगेटिव इफेक्ट आ रही है। क्योंकि पहले इलेक्शन सेंट्रल की थी, फिर महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में है, तो लगभग 6 महीने ये सिचुएशन आप देखें तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार और स्टेट सरकार, राज्य सरकार जो कर रहे थे, वो बहुत ही कम हो गया। उनको अब आज के तारीख में पूरे तेजी से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि इंडिविजुअल जो टैक्स रेट है, आप इंडिविजुअल देखें तो कॉर्पोरेट की टैक्स रेट है 15 और 25%, लेकिन इंडिविजुअल की टैक्स रेट है 36%। तो वो आज के तारीख में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअली जो है वो यहाँ अटके हुए हैं। तो मेरे अंदाज से टैक्स रेट कम करने की जरूरत है, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट की जो एरिया आ रही है, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट कम हो रहा है। तो ये दोनों काम करने की आवश्यकता है, वो भी हमने सुझाव दिए है। और तीसरी बात हमने जो सुझाव दिया है वो इंसेंटिवाइज रेंटल हाउसिंग। आज की तारीख में देखा जाए तो अगले साल में 2024 के जो बजट थी, उसमें सरकार ने, वित्त मंत्री ने रेंटल हाउसिंग के ऊपर जहां इंडस्ट्रियल वर्कर्स की है उनको राहत दी है। तो वो बेनिफिट आज की तारीख में पूरे रेंटल हाउसिंग को करने की आवश्यकता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे अमीर से अमीर देश में भी 50% लोग जन्म से मरण तक रेंटल हाउसिंग में रहते हैं और वहां राहत मिलती है। हमें उनको ये फायदा नहीं आ रहा है और सरकार को अब इसमें भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है निरंजन सर, आपने वो सारे पॉइंट्स ऐसे छेड़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक पॉइंट दिल्ली के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड लैंड पूलिंग, कि कुछ लैंड पूल कर दिया जाए, बाद में उसको डेवलपमेंट किया जाए। वो पॉलिसी आई, अच्छे से फ्रेमवर्क भी हुई, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। ये लैंड पूलिंग वाली पॉलिसी को वापस से कर सकते हैं रिवाइव? इसका है बेनिफिट सर? काला जी, लैंड पूलिंग बेनिफिट बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक दिल्ली का मसला पूरा नहीं होगा। दूसरी बात है, मुंबई का प्रॉब्लम है वो झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम है। वहां भी हमें ध्यान देना है कि झोपड़पट्टी के हम पूरे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिल्ली के हम ये जितने भी अटके हुए हैं वो पूलिंग के हिसाब से भी कम कर सकते हैं। ये दोनों पॉलिसी की जरूरत है। स्लम्स मुंबई जो अब धारावी अदानी साहब कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी झोपड़पट्टी है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के हम उनका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वो फायदामंद है, स्टेट को भी फायदामंद है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको भी फायदामंद है, एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में लैंड पूलिंग के जो एग्जीक्यूशन है, हमें एग्जीक्यूशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एक मार्ग निकालना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आपसे 10 मिनट के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर विद फैक्चुअल डाटा मिले।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजट वाले दिन भी आपसे हम बातचीत करेंगे और आपका एक व्यू पॉइंट लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बी हेल्दी एंड बी वेल्दी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।